Hello students, myself Sangeeta Gupta and you are watching my channel TJ Study Point. डियर स्टूडेंट, मेरे लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, सो विदाउट डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेटा मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी कि 1 वीक और 15 डेज और 1 मंथ में मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ हम हर एक कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 to 30% कवर होता है. ओके, तो हमें इसके लिए कोई भी शॉर्टकट फॉलो करना ही नहीं है. एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है. हाँ, बोर्ड एग्जाम के टाइम पर यदि कुछ शॉर्टकट पॉसिबल हुआ तो फिर देखते हैं. ओके, सो आर यू रेडी टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद संगीता गुप्ता एट टीजे स्टडी पॉइंट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लिविंग. ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लिविंग, लिविंग थिंग्स. ऑल द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में आपके क्या आ सकता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. So all the compounds obtained from plants like sucrose, starch, and animals like fats, proteins, okay, are called organic compounds. And the branch of chemistry which deals with the study of these organic compounds obtained from living things is known as organic chemistry. ओके, यदि हम इसी स्टडी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो ये देखा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेन एलिमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंड द कंपाउंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, एंड there are some other organic compounds which contains elements carbon, hydrogen and some other elements like oxygen, nitrogen, sulfur or halogen. Halogens means chlorine, bromine, iodine. Okay, तो ये compound, these compounds which are obtained by the replacement of hydrogen atom of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को यदि हम इन एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो जो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हम किस किस की स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो वंस अगेन वी कैन डिफाइन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स is known as organic chemistry. Clear to all of you? Okay. अब यदि हम organic chemistry की बात करें तो before 18th century जितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, जितने भी केमिस्ट थे, उनका टोटल जो फोकस था स्टडी में, जिनका जितना भी फोकस था, ये टोटल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर था. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, तो टोटल वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही सिंथेसिस कर रहे थे, उन्हीं की प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे थे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था. ओके, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया है लेवोइसियर ने. इन्होंने ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who proposed the concept of organic compound. इन्होंने बताया कि जितने भी कंपाउंड लिविंग थिंग्स से मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, दे ऑल कंटेन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, एंड मोस्टली उन सभी में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी होती हैं. चूँकि ये सारे कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, इसलिए लेवोइसियर ने इन कंपाउंड्स का क्या नाम दिया?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जो थे वर्जिलियस इन 1815 में साइंटिस्ट वर्जिलियस ने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनकी प्रिपरेशन के लिए एक कोई स्पेशल मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड है, और जो केवल कहाँ पर होता है, लिविंग थिंग्स में। ओके, इसे हम कहते हैं एक जैव बल, वाइटल फोर्स। ओके, तो इस प्रकार से इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी वर्जिलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और उन्होंने कहा था कि वाइटल फोर्स केवल और केवल लिविंग थिंग्स में होता है, इसलिए ही लिविंग थिंग में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है, इसे हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इन 1828 में फ्रेडरिक वोलर साइंटिस्ट थे। ये लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, और इस अमोनियम साइनेट की प्रिपरेशन के दौरान ही इन्होंने एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी प्रिपेयर किया, दैट इज NH2CO NH2 यूरिया। तो यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय फ्रेडरिक वोलर। ओके, ये भी आपकी हिस्ट्री है और आपको ये सारे पॉइंट्स भी याद रखने, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी और आगे बढ़ती गई, एंड इन 1845 में कोल्वे ने फर्स्ट टाइम एसिटिक एसिड को, और हेनल साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एथिल अल्कोहल को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, और इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो वाइटल थ्योरी दी गई थी बाय वर्जिलियस, इट वाज फेल। इसमें अब ये हो गया, ये क्लियर हो गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग थिंग्स में ही नहीं मिलते हैं, वी कैन प्रिपेयर देम इन लैबोरेटरी आल्सो। ओके, तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, प्रिपेयर किया गया, इनको लैबोरेटरी बनाया गया, और आज आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज की डेट में यदि हम बात करें तो जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका नंबर है मोर देन 70 लाख। सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हैं, मोर देन 70 लाख। और यदि हम बाकी अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की बात करें तो उनका टोटल नंबर अप्रॉक्स 30 लाख के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट क्यों है जिसकी अलग से सेपरेटली यदि हम इनकी स्टडी करें तो इतने सारे कंपाउंड, मोर देन 70 लाख कंपाउंड्स आते हैं, और यदि हम इन सारे कंपाउंड्स को मिलाकर स्टडी करते हैं तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी स्टडी organic compounds in separate branch of chemistry, and this is called organic chemistry. Now we will see what are the unique characters of carbon atom, because of which it is possible to form so large number of organic compounds. Okay, so first property is tetravalency of carbon atom. Carbon atom जो है इसकी वैलेंसी होती है 4, बिकॉज ऑफ दिस हायर कोवैलेंसी, 4 कोवैलेंसी की वजह से कार्बन एटम क्या कर सकता है, डिफरेंट मैनर में, डिफरेंट तरीके से क्या कर सकता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, देन कैटिनेशन प्रॉपर्टी आप सभी 9th and 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। सम एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन by making covalent bonds with its own atom. Okay, and this property is called कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन एटम में ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन में भी होती है, सल्फर में भी होती है, कुछ फास्फोरस में भी होती है, पर कार्बन एटम में ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करते हैं, कार्बन एटम आपस में मिलकर स्ट्रेट चेन, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन या रिंग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन एटम किसी भी तरीके से आपस में इसकी बैलेंसी कंप्लीट। ओके, ये कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, इवन 200 कार्बन एटम्स तक की ये लॉन्ग चेन बना सकते हैं। दिस इज स्ट्रेट चेन। यदि यहाँ से हम
कुछ और कार्बन एटम्स को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, इनकी ब्रांच चेन भी स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार से ये क्या बना सकते हैं, रिंग चेन भी बना सकते हैं। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी number of carbon compounds is very large. Okay, and next property is tendency to form multiple bonds. कार्बन एटम में आपने देखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 9th और 10th क्लास में भी आप पढ़े हुए हैं कि कार्बन टू कार्बन एटम्स आपस में मिलकर सिंगल बॉन्ड से भी लिंक हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कुछ कंपाउंड सिंगल बॉन्ड की वजह से बनते हैं, कुछ कंपाउंड डबल बॉन्ड एंड कुछ कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड्स की वजह से बनते हैं, कुछ में डबल और सिंगल दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कार्बन स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो भी है इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है 335 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये बॉन्ड आप एनर्जी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉन्ड बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। और जब बॉन्ड स्ट्रांग है तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड से कराते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक नहीं होता, इजीली ब्रेक ये नहीं होता क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत अधिक है। तो क्या होता है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम या कोई दूसरे एटम रिप्लेस हो जाते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी को भी आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है शॉर्ट में, क्लास 10th में भी पढ़ा है। अभी इस क्लास 11th के कोर्स में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट देखेंगे कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, तो आइसोमेरिज्म की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर ज्यादा होता है। ओके, सो दीज आर द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन एटम बिकॉज ऑफ विच कार्बन एटम हैज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो हम देखेंगे कि कार्बन एटम की टेट्रावैलेंसी को हम क्यों होती है और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैन बी रिटन एज 1s², 2s², 2p2। ओके, एंड ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस विल बी 1s, 2s and 2p. Okay, from this electronic configuration it is clear that in the outermost shell of carbon atom there are 4 electrons. ये सभी को दिख रहा है ना, outermost shell मतलब second shell, और second shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, 2, 3 and 4. So to complete its octet or to attain noble gas electronic configuration इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे ले सकता है, या तो ये क्या करें, अपने ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, आउटर मोस्ट शेल के जो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है या तो इनको पूरा लॉस कर दे। लॉस करेगा जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये बनाएगा C4+ आयन। ओके, और यदि या फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 ऑलरेडी है और 4 और मिल जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो क्या बनाएगा 4- आयन, मीन्स
लॉस करता है यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव आयन बना सकता है, और यदि इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो नेगेटिव आयन बना सकता है। पर इसमें से चाहे पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, किसी भी आयन की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी आयन के बनने के लिए बहुत अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इतनी अधिक एनर्जी मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्लियर हो जाता है कि कार्बन एटम आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्लियर? ना तो वो कैटायन बना सकता है, ना ही वो एनायन बना सकता है। तो फिर ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। ओके, सो क्या करता है कार्बन? कार्बन सेटिस्फाइड इट्स वैलेंसी बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो किस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हम देखेंगे कि अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन ग्राउंड स्टेट, ये आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, इन एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में, इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s move towards 2pz. This is 2px, 2py and this is 2pz. तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा? 2pz में चला जाएगा। एंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2s, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ 1 ही रह जाएगा और यहाँ हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2px, 2py and 2pz। ये आपको क्लियर हो रहा है ना? ओके, नाउ यू कैन सी देयर आर 4 unpaired electron, 4 unpaired electron. That's why carbon atom can make 4 covalent bond with other atoms and it has 4 valency, that is tetravalency. ओके, इन कार्बन एटम की इस टेट्रावैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉन्टॉफ ने एक मॉडल दिया था कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दीज ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर बेंट टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। ओके, सो यदि हम इसकी कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाएगा? दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। And in the center of this tetrahedron there will be carbon atom. Okay, so this is the complete representation of tetravalency of carbon atom. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Other than this, we will also study about the classification of organic compounds, saturated and unsaturated hydrocarbons. ओके, तो ये सारी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना और आगे बढ़ना, तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, थैंक यू, बाय.